जय हिंद दोस्तों, रक्षी गणना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। डीओपीटी ने एक जवाब दिया है नोशनल इंक्रीमेंट पे। डीओपीटी ने बताया कि अभी तक हमने फाइनल ऑर्डर नहीं निकाला है और किसके तहत हम फाइनल ऑर्डर निकालेंगे। तो दोस्तों एक जवाब है नोशनल इंक्रीमेंट पे डीओपीटी का, यह मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की। दोस्तों एक पेंशनर है जिन्होंने अपना एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट भेजा। पेंशनर ने कहा इस सर्टिफिकेट के अनुसार क्या हमें एजीआईएफ का फंड मिलेगा। कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा एजीआईएफ का एक सर्टिफिकेट दिखाकर कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो क्या आपको फंड का पैसा मिलेगा। एजीआईएफ का सर्टिफिकेट देखकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा मिलिट्री सर्विस पे। दोस्तों पे कमीशन खुद कहता है, भारत सरकार की रिपोर्ट खुद कहती है कि मिलिट्री सर्विस पे एक रिस्क अलाउंस है, एक रिकमेंडेशन है भारत सरकार की मिलिट्री सर्विस पे वो मैं आपको समझाऊंगा कि मिलिट्री सर्विस पे एक रिस्क अलाउंस है, तब भी आपको 5200 मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं अन्याय है आपके साथ, तो एक रिपोर्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा जनवरी 2025 के एआईसीपीएन के आंकड़े जारी। दोस्तों हर एक महीने 2 टाइप के आंकड़े जारी होते हैं। एक आंकड़ा जारी होता है सीपीआई का, एक आंकड़ा जारी होता है एआईसीपीएन का। एक आंकड़ा जारी होता है जिसके बेस पर डीए की कैलकुलेशन होती है और एक आंकड़ा जारी होता है इन्फ्लेशन रेट का, महंगाई का, कि हर एक महीने कितनी महंगाई उछाल मार रही है या फिर कम हो रही है। तो दोस्तों जनवरी 2025 का इन्फ्लेशन रेट का, महंगाई का एक आंकड़ा जारी हुआ है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। महंगाई तो दोस्तों घट बढ़ रही है लेकिन डीएडीआर आपका ज्यादा नहीं बढ़ रहा, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो इस आंकड़े को देखकर हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों बस सही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। ऐसी जानकारी है, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते पहली जानकारी की तरफ। सबसे पहली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट पे। आ गया जवाब डीओपीटी का, नोशनल इंक्रीमेंट पे फाइनल ऑर्डर देना बाकी। दोस्तों अभी डीओपीटी ने बताया कि हमने अभी तक फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है और जो हम फाइनल ऑर्डर देंगे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला है 20 फरवरी का, उसके तहत डीओपीटी फाइनल ऑर्डर निकालेगा, जैसे कि कल रात वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों डीओपीटी ने बताया कि नोशनल इंक्रीमेंट देने का जो मामला है वो अभी अंडर कंसीडरेशन है। यानी इसका मतलब है कि डीओपीटी ने अभी तक फाइनल आदेश नहीं निकाला है, जैसा कि हम अभी इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही फाइनल निर्णय दिए जाएंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि डीओपीटी एक फाइनल आदेश जारी करेगी आगे, उसके बेस पर भारत सरकार का ठप्पा लग जाएगा कि आपको 100% नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। हालांकि आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। अब दोस्तों कुछ पेंशनर कह रहे थे कि जो 3 साल पहले का एरियर है क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों भारत सरकार या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी अपने आप इंटरेस्ट नहीं देती कोई एरियर पे या फिर कोई पैसे पे जो आपका बकाया हो। अगर आपको इंटरेस्ट लेना है तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट लिख के दे देता है कि जो एरियर है वो रिटायरमेंट के बाद का दिया जाए और उस पर विद इंटरेस्ट दिया जाए, तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे कोई पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, बैंक, सीपीपीसी, स्पर्श, डीपीडीओ, ट्रेजरी अपने आप इंटरेस्ट नहीं देती। अगर आपको 8% इंटरेस्ट रेट चाहिए, 9% इंटरेस्ट रेट चाहिए एरियर पे या फिर बकाया पे, तो आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 साल पहले का जो एरियर है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है, 3 साल का एरियर तो आपको मिल जाएगा जब से आपने आवेदन दिया है और बेनिफिट आपको 1 मई 2023 से मिल जाएगा। लेकिन जो आपको बकाया मिलेगा, 3 साल का पैसा मिलेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने कोर्ट केस किया है और अगर आप जीत गए हैं, अगर कोर्ट ने उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट देने का, तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे नहीं। फिर दोस्तों अगली जानकारी है एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की। दोस्तों एक पेंशनर है जिनका रैंक है हवलदार,
इन्होंने अपना एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भेजा है। साइड में आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इस सर्टिफिकेट में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप AGIF का पैसा लेना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपकी रैंक लिखी है, जैसे इन पेंशनर की रैंक है हवलदार। फिर दोस्तों यहां पे लिखा है कि ये कब तक वैलिड है, यानी जो इंश्योरेंस है उसकी भी एक वैलिडिटी होती है, एक वैलिडिटी होती है जो लिखी रहती है आपके सर्टिफिकेट में। ये सर्टिफिकेट आपको भी मिला होगा। कई ऐसे पेंशनर है जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट कहीं घुमा दिया या फिर उनको मिल नहीं रहा, तो इसके लिए आप AGIF ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास कांटेक्ट नंबर है AGIF के, तो आप मेरे से ले सकते हैं वो। तो दोस्तों इन पेंशनर का रैंक था हवलदार, जैसा कि सर्टिफिकेट में लिखा है। अब दोस्तों ये वैलिड कब से माना जाता है? ये वैलिड होता है जब आप रिटायर हुए हो उसके अगले दिन से, और कब तक के लिए? 26 साल के लिए, या फिर जब तक आपकी एज 75 वर्ष नहीं होती, यानी दोनों में से पहले हो। यानी जैसे दोस्तों ये पेंशनर रिटायर हो गए थे 31/8/2013 को, तो दोस्तों ये वैलिड होगा इंश्योरेंस, ये वैलिड होगा 1/9/2013 से, यानी जब से आपकी पेंशन स्टार्ट हो रही है। जैसे आप आज रिटायर हुए तो कल से ये वैलिड होगा, कल से शुरू होगा। जैसे ये रिटायर हुए 31/8/2013 को, तो वैलिड होगा 1/9/2013 से 31/8/2039 तक, 2039 तक, यानी पूरे 26 साल तक, या फिर 75 वर्ष आयु पूरी होने तक, जब तक कि आपकी 75 वर्ष आयु पूरी नहीं हो जाती। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, रिटायरमेंट के बाद या तो 26 साल या फिर 75 साल आपकी एज, दोनों में से जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। अब दोस्तों इसमें पैसा भी दे रखा है, इसमें पैसा भी दिया है कि कितना इंश्योरेंस मिलेगा। पहले रूल क्या था, जो JCOs थे, ORs थे, यानी जो PBOR थे, उनके लिए पैसा था 3 लाख रुपए। और दोस्तों ये 3 लाख तभी मिलेंगे जब मृत्यु होगी आपकी। ये पैसा वाइफ को, स्पाउस को मिल जाता है, यानी जो अगला नॉमिनी है। पहले था दोस्तों ये 3 लाख, अब दोस्तों अब कर दिया है ये 5 लाख। 2014 के बाद, 2013 के बाद ये रूल चेंज कर दिया गया है, अब इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब दोस्तों इसमें लिखा है सर्वाइविंग बेनिफिट, इसमें लिखा है 25,900। अब ये सर्वाइविंग बेनिफिट क्या है? यानी जब तक आप जीवित रहते हैं, जब तक कि ये पीरियड वैलिड है, यानी पीरियड वैलिड है 1/9/2013 से 31/8/2039 तक, जब तक ये पीरियड वैलिड है, जब तक दोस्तों इसका क्लेम है 25,900, यानी उत्तरजीवी लाभार्थी। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें ये डेट मेंशन है। तो दोस्तों आप अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप सीधा AGIF को चिट्ठी लिख सकते हैं, जो AGIF ऑफिस है नई दिल्ली में, या फिर एक रिकॉर्ड को भी लेटर आप दे सकते हैं और कॉपी टू आप AGIF ऑफिस कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्लेम वगैरह आपको मिलता है। और दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉई हैं जो सर्विस के दौरान अपना इंश्योरेंस का कुछ पैसा कटवाते हैं, कुछ पैसा वो कटवाते हैं ताकि आगे चलकर अगर कहीं मृत्यु हो जाए, या फिर इन सर्विस डेथ हो जाए, या फिर आफ्टर डेथ हो जाए, तो कुछ पैसा उनको दे दिया जाए, वाइफ को, स्पाउस को। तो दोस्तों सब चीजें यहाँ पे AGIF प्रोवाइड करता है, साथ में स्कॉलरशिप भी ये प्रोवाइड करता है, साथ में कुछ और चीजें भी प्रोवाइड करता है। मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो पहले का बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। पे कमीशन की रिकमेंडेशन में लिखा है कि मिलिट्री सर्विस पे एक हार्डशिप रिस्क अलाउंस है। दोस्तों पे कमीशन यहाँ पे खुद बताता है, भारत सरकार खुद बताती है कि मिलिट्री सर्विस पे का मतलब क्या है। मिलिट्री सर्विस पे का मतलब है एक रिस्क अलाउंस, जिसकी हार्डशिप की ड्यूटी है, जिसका रिस्क ज्यादा है ड्यूटी के दौरान, उनको मिलिट्री सर्विस पे का फायदा दिया जाए। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने कंडीशन अप्लाई करी, मिलिट्री सर्विस पे आपको ज्यादा नहीं दी। मिलिट्री सर्विस पे जो आपको दी गई वो छठे पे कमीशन से दी गई, 6 CPC से, और कितनी दी थी? 2,000 रुपए। 2,000 का आधा 1,000 रुपए आपको मिलता था। लेकिन दोस्तों 7 CPC की रिकमेंडेशन में जब फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ तो सीधा 2,000 का कर दिया यहाँ पे 2.57, तब आपको 5,200 मिलिट्री सर्विस पे दी गई। हालांकि दोस्तों MNS को, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, उनको 10,400 या फिर 10,800 दी जा रही है, और अधिकारियों को 15,500 दी जा रही है। लेकिन रिकमेंडेशन के आधार पे जो सरकार की रिपोर्ट थी, उसमें सरकार ने माना है कि मिलिट्री सर्विस पे एक रिस्क अलाउंस है। तो दोस्तों सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है आपके साथ।
वो खुद मानती है कि मिलिट्री सर्विस पे एक रिस्क अलाउंस है, लेकिन बढ़ाकर आपको नहीं दे रही, सिर्फ 5,200 आपको मिल रहा है और 2,600 आपकी पेंशन पे जुड़कर मिल रहा है। तो मिलिट्री सर्विस पे अगर 7 सीपीसी में 5,200 है, तो कहीं ना कहीं 8 सीपीसी में लगभग ये 15,000 20,000 के आसपास होनी चाहिए। ऐसी हम डिमांड कर रहे हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। तो दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे रिस्क और हार्डशिप अलाउंस के तौर पे जेसीओस ओआरस की ज्यादा होनी चाहिए, जेसीओस ओआरस की, उनके रिस्क को देखते हुए। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है उनकी कोई हार्डशिप की ड्यूटी नहीं है, उनका कोई रिस्क नहीं है ज्यादा। तो इस वजह से ये जो पैसा है ये ट्रांसफर करा जाए ओआर जेसीओस को, यानी इनकी भी मिलिट्री सर्विस पे लगभग 10,000 से ऊपर 15,000 के आसपास होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जनवरी 2025 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी। दोस्तों ये वो आंकड़ा नहीं है जिससे हम डीएडीआर की कैलकुलेशन करते हैं। ये जो आंकड़ा है ये है इन्फ्लेशन रेट का, मुद्रास्फीति दर का। अब दोस्तों जनवरी 2025 में जो आंकड़े आए हैं इन्फ्लेशन रेट के, उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। अगर हम दिसंबर 2024 का आंकड़ा देखें इन्फ्लेशन रेट का, एआईसीपीएन का, मैं इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा हूं, महंगाई की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों जनवरी 2025 का जो आंकड़ा आया है एआईसीपीएन का, उसमें दो चीजें ली गई हैं, एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा लिया है रूरल लेबर। इन दोनों की चीजों को यहां पे देखा गया है, जिसमें दोस्तों पान है, सुपारी है, कपड़ा है, जूते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यूज की जाती हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो दोस्तों उसका यहां पे आंकड़ा है 1316। अगर हम रूरल की बात करें, रूरल लेबर की, तो 1328। जनवरी 2025 में दोस्तों ये आंकड़ा आया 4.61% और एक तरफ रूरल लेबर का है 4.73%। लेकिन दोस्तों दिसंबर 2024 में कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन रेट था वो थोड़ा सा यहां पे हाई था, लेकिन तभी भी हमें डीएडीआर सिर्फ 55% मिल रहा है, 2% की बढ़ोतरी हो रही है। और दोस्तों जनवरी 2025 में ये थोड़ा बहुत परसेंटेज थोड़ा और कम हो गया है, यानी 0.4%, 0.3% ये और कम हो गया, डिक्रीज हो गया है जनवरी 2025 में। यानी दोस्तों इन्फ्लेशन जो रेट है, वो महंगाई है, वो कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे आंकड़े कम हो रहे हैं इन्फ्लेशन रेट के। दिसंबर में दोस्तों कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा डीआर भी कम बना, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो रही है। जनवरी में भी ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। हालांकि मैं ये दूसरी चीजों की बात कर रहा हूं, आइटम्स की बात कर रहा हूं, अभी मेन आंकड़ा नहीं आया है, अभी ये सिर्फ जो आइटम्स है उसका आंकड़ा है इन्फ्लेशन रेट का। तो दोस्तों यहां पे 4.61 और 4.73 है, थोड़ा बहुत परसेंटेज यहां पे गिरा है नीचे। तो दोस्तों जो जनवरी 2025 का मेन आंकड़ा आएगा एआईसीपीएन का, जिसमें हमारा डीएडीआर कैलकुलेट होगा जुलाई 2025 से बढ़ने वाला। तो दोस्तों थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो दिसंबर 2024 का आंकड़ा आया था उसी के आसपास हो सकता है। 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा, या फिर वही रह सकता है। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वहां पर तो सारी चीजें महंगी लगती हैं। अगर हम आटा लेने जाएं, दाल लेने जाएं, कुछ और चीजें लेने जाएं मार्केट में, अगर हम ऑफलाइन चीजें लें, लेकिन दोस्तों आंकड़ों में कुछ और चीजें दिखाई देती हैं, आंकड़े कुछ और कहते हैं। अब यहां पे एक आध महीने से आंकड़े यहां पे गिर रहे हैं नीचे, सामानों के दामों के, आइटम्स के, वो नीचे गिर रहे हैं। इस वजह से हमारा डीएडीआर भी स्थिर नहीं रह रहा, हमारा डीएडीआर बढ़ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ मुझे उल्टा पुल्टा लगता है। बाकी आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।